हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस और पीछे हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बताई। आज इस वीडियो में हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशन का यूज क्या है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने से पहले एक छोटा टॉपिक हमारा है, उसको हम लोग देखेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का जैसे अब देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा है, ऐसे देखिए फोर्स लिखा है। ठीक, फोर्स या फिजिकल टू 10 न्यूटन लिखते हैं। ठीक, अब ये जो फोर्स लिखा है 10 न्यूटन स्टूडेंट, इस 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन जो है इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में दो पार्ट हैं, एक तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 10, और दूसरा है यूनिट इसका न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग इसी से मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू with unit of a physical quantity, the numerical value with unit of a physical quantity is known as magnitude, known as magnitude of the physical quantity। ठीक है, यानी जो आंकिक मान है और मात्रक है, इन दोनों को साथ साथ अगर हम पढ़ें तो वो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, आंकिक मान, ठीक है, और मात्रक को संयुक्त रूप से परिमाण कहते हैं। ठीक है, और परिमाण को हम लोग जनरली P से लिखते हैं। P, it is denoted by P, it is denoted by इसको हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, P से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं इसको हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी भी कुछ जगह पे लोग लिख देते हैं, राइटर्स इसको मैग्नीट्यूड को फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर कहीं फिजिकल क्वांटिटी पूछा जाए तो समझ लीजिए मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके दो पार्ट हुए। कौन कौन से पार्ट हुए? पहला पार्ट हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको n से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिजिट है, आप जान ही रहे हैं, जो भी डिजिट होगी। दूसरा इसका हम लोग पार्ट इसका पढ़ते हैं यूनिट। ठीक, यूनिट को हम लोग स्मॉल u से यहाँ डिनोट करते हैं। अगर हम इसको फार्मूले के रूप में रखें तो फार्मूला इसका होगा स्टूडेंट, P इज इक्वल टू NU होगा। P इज इक्वल टू क्या होगा? NU। यानी यहाँ से देखिए एक चीज़ देखने वाली है, उसको भी समझने वाला है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी है P, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो P हमारी है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई है। अब देखो स्टूडेंट, P इज इक्वल टू हमारा NU हुआ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें, ऐसे देखिए स्टूडेंट,
P इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 मीटर, ठीक, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ऐसे, ठीक। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 100 है, ये n हो गए ना। लेकिन दोनों अब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे तब हम इसको क्या कहते हैं, n1 कहते हैं। क्या कहते हैं, n1, और इसको क्या कहेंगे, n2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा मीटर है और इधर हमारा जो है सेंटीमीटर है, ठीक। इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले वाले को हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे यूनिट U1, इसको क्या कहेंगे, यूनिट U2, ठीक। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अब यहाँ देखो, जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो इसका यूनिट मीटर है और वो बड़ा यूनिट है, जबकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, 100 हो गया, तो इसका यूनिट छोटा हो गया, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी in two systems, ठीक, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन 2 systems, ठीक। और 2 सिस्टम में क्या फार्मूला आएगा, P इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या पता लगा स्टूडेंट, इससे ये पता लगा हमें कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इससे क्या पता लगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी n प्रोपोर्शनल टू 1/u होगा, यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसका यूनिट छोटा होगा और जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। ये इनके बीच रिलेशन बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यानी बीमाओं के उपयोग, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें पहला पॉइंट हमने लिया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस करेक्टनेस में हम लोग जो मूल रूप से देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इफ़ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों करेक्ट हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक, देन इक्वेशन विल बी करेक्ट, देन इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। ओके स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल है तो हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, टोटली करेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसको भी अभी पीछे हम बताएंगे। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट।
एग्जाम्पल पहला, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग पहले एग्जाम्पल में एक फार्मूला ले लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी होता है। अभी आप जानते हैं एल क्या होती है, लेंथ होती है, जी क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और टी हमारा है टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड, अब इसका हम लोग करेक्टनेस चेक करें कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड होता है और सेकेंड की डायमेंशन टी होती है, तो ये टी हो गया। ठीक, राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखो स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में ऊपर कौन है, एल है, लेंथ है, लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल हुई। नीचे कौन है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक, नीचे कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है एल टी टू द पावर -2 और इसकी पावर 1/2 है। ठीक, रूट का मतलब पावर 1/2 और 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, एल टू द पावर 1/2 यहाँ है, एल टू द पावर 1/2 यहाँ है, ये आ जाएगा नीचे टी टू द पावर -1 आ जाएगा। ऊपर तो कैंसिल कर दिया एल को हमने, तो ऊपर तो हो गया 1 और नीचे हो गया हमारा टी टू द पावर -1 हो गया। ठीक, ये 1/2 अंदर किया तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 हो गया। ऊपर कर दें तो इसको क्या निकल आएगा, टी टू द पावर 1 आएगी, यानी ये भी टी आ गया। अब देखो स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, देयरफॉर दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, यहाँ नीचे लिख देंगे दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, यानी किसी फार्मूले की अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई तो इसका मतलब फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब वैसे करेक्ट है कि नहीं वो कंडीशनल होगा, वो हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर बी लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं, देखिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। ठीक, आइए इसका भी चेक कर लेते हैं कि क्या निकलता है इसमें। ठीक, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये यस है, यस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। ठीक,
अब हम लोग राइट हैंड साइड की देखें, ठीक। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले पार्ट में देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, एल टी टू द पावर -1 होती डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 और फिर टाइम का यूनिट टी होता है प्लस, इधर देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी टू द पावर -2, ठीक। और ये टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर की डायमेंशन टी टू द पावर 2 होगी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसकी पावर -1 है टी की, यहाँ +1 है, दोनों पावर 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एल, ठीक। और जिसकी पावर 0 हो गई वो तो छोड़ देते हैं, उसको लिखा ही नहीं जाएगा, तो इधर की डायमेंशन एल हो गई, ठीक। प्लस प्लस इधर डायमेंशन क्या हुई, इधर देखिए टी स्क्वायर हुआ, ठीक। और ये टी की पावर -2 हुआ, माइनस प्लस हो गया, टी की पावर 0 हो गई, टी की पावर 0 हो गई, टी छूट जाएगा, यहाँ भी एल हो जाएगा, ठीक। ये डायमेंशन होती किसकी, यूनिट की होती है ना। तो अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 मीटर प्लस लिखते हैं 2 मीटर, तो इसमें मीटर कितनी बार आता है, 2 बार आता है। दोनों को ऐड करने पर हम लिखते हैं 12 मीटर, इसमें मीटर कितनी बार आता है, 1 बार आता है। ये डिजिट तो दोनों आ रही है, 10 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, लेकिन 2 बार मीटर था और यूज होता है 1 बार। वैसे ही यूनिट के लिए होते हैं, तो दोनों एल प्लस एल की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, ठीक। समझ पाए हमारी बात। बिल्कुल इसी तरह ये यूनिट के लिए डायमेंशन लगती है, तो जब मीटर की यूनिट एल है, यहाँ एल है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखें 10L प्लस 2L, ठीक। तो अगर इधर हम लोग लिखें तो ये आएगा 12L ना, ऐसे आ जाएगा। यानी देखिए एल यहाँ 2 बार है, तो एल में एल का ऐड होगा तो एल ही आएगा, ठीक है। बात समझ पाए हमारी। ये रफ वर्क है इसको, ठीक, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, फिर वही हमारे पास निकल आया, क्या निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, आप यहाँ लिखेंगे उसी तरह जैसे अभी हमने बताया था वैसे लिखिए, और सब में आप लिखेंगे। अब हम एक में और लिख दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं लिखेंगे हम। सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। देयरफॉर दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आप देखो स्टूडेंट, पहले में तो हमने बताया कि इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल कर इक्वल कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ेंगे यूज इसका, टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर, यानी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना। अब इसमें हम लोग देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट, P इज इक्वल टू एन यू। अभी शुरू में ही हमने इसे बताया, वी नो दैट P इज इक्वल टू एन यू। अच्छा, फॉर टू सिस्टम,
अगर हम दो सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक, अगर हम कोई दो सिस्टम यूज कर रहे हैं तब यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक। यानी ये भी हमने पीछे बताया। यहाँ देखो स्टूडेंट, यूनिट की हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो सपोज कर लो कि पहले मीडियम के लिए हमारा जो आया N1, उसकी डायमेंशन हमारी कुछ भी हो सकती है। तो m टू द पावर a, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c है। मान लीजिए 3 है, अगर एम्पियर वगैरह आ जाएगा, कोई भी आएगा जो है, 5 ही तो होते हैं, चाहे तो आप 5 लिख दें इसमें, एम्पियर की पावर d, ठीक, और केल्विन की पावर e लिख दीजिए। ये हमारा हुआ फर्स्ट मीडियम के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए 1 लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अगर इसी को हम दूसरे में कन्वर्ट कर दें, दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे तो ए बी सी की पावर तो बदलेगी नहीं। जैसे देखो यहाँ लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लिखा है 100 सेंटीमीटर। तो अब ये जो मीटर है इस पर भी पावर 1 है, सेंटीमीटर भी पावर 1 है, तो ये तो पावर सेम होंगी। लेकिन यहाँ n बदला है दोनों के लिए ना, n चेंज है, तो ये हो गया n2, ये हमारा आ गया, ठीक है, m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c, a2 पावर d, k2 पावर e हो गया, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, इनकी पावर से जो भी आएगा। तो हमें कन्वर्ट करना है, दूसरा निकालना, n2 हमें निकालना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हमारा यहाँ से n2 का फार्मूला बनेगा, n2 इज इक्वल टू n1 बनेगा, ठीक। अब ये आ जाएगा m1 अपान m2, इसकी पावर हो जाएगी a। दूसरा आ जाएगा L1 अपान L2, इसकी पावर हो जाएगी b। तीसरा आ जाएगा T1 अपान T2, इसकी पावर हो जाएगी c। चौथा अगर है तो नहीं होगा, जितने होंगे उतने पर ही बात बनेगी। चौथा यहाँ हो जाएगा A1 अपान A2, इसकी पावर हो जाएगी d। पांचवा हमारा हो जाएगा K1 अपान K2, इसकी पावर हो जाएगी e, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ में मीटर होगा, किलोग्राम होगा, सेकंड होगा, कुछ में मीटर होगा, एम्पियर होगा, केल्विन होगा, कुछ में टाइम होगा, एम्पियर होगा, किलोग्राम होगा। तो जो होंगे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने रहेंगे हम उतने यूज करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक, तो इसमें केवल मीटर है, तो हम एल वाला लेंगे, बाकी एम वाला, टी वाला, ए वाला, के वाला ये यूज नहीं करेंगे। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से अब समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमने जो लिया है पहला, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, न्यूटन हमारा एसआई यूनिट है फोर्स का, और डाइन हमारा सीजीएस यूनिट है। डाइन हमारा फोर्स का सीजीएस यूनिट है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है फार्मूला इसमें। तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स के यूनिट हैं। और फोर्स की डायमेंशन हमारी क्या होगी, mlt टू द पावर -2 हुआ। यानी हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज है 3 है, m है, l है और t है। a और k यूज नहीं है, तो उनको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला अब यहाँ से लिखेंगे
फार्मूला वही लेंगे, N2 = N1। ठीक, पहला हमारा है M1/M2, M1/M2 पावर कुछ है नहीं। दूसरा हमारा है L1/L2, इसकी भी पावर कुछ नहीं है। तीसरा हमारा है T1/T2 और इसकी पावर है -2। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, गिवन हमारा क्या है, 1 न्यूटन है, तो गिवन हमारा हो गया N1 = 1 है, यहाँ 1 न्यूटन है, N1 = ठीक, वैल्यू रख दें स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, N2 = हुआ N1। ठीक, तो N1 हमारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। इधर देखो, ऊपर M1 लिखा, M1 न्यूटन है, न्यूटन में मास kg में होता है, तो ये हो गया kg। नीचे हमारा क्या है, M2 है, M2 हमने बताया क्या है कि डाइन हमारा ये CGS यूनिट है, CGS है, और न्यूटन हमारा जो है MKS यूनिट है। ठीक, तो अब इन्हीं यूनिट से हम डिक्लेयर करेंगे। और M2 हमारा हो गया CGS है, तो G है यानी ग्राम हो गया ना, तो ये ग्राम हो गया। ग्राम को G ही लिख रहे हैं यहाँ। ठीक, क्या ग्राम लिख दो जो है। ठीक, kg/ग्राम हो गया। दूसरा लेंथ हो गई, यहाँ देखिए लेंथ कितना है, तो ये इसमें लेंथ मीटर में होगी और नीचे वाले में किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक, अच्छा, उसके ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, टाइम है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, सेकंड/सेकंड हो गई। ठीक है, दोनों की पावर -2 हो गई। अब यहाँ देखो N2 की क्या वैल्यू निकली स्टूडेंट, N2 = ध्यान से देखिएगा, ये 1 हो गया, kg/ग्राम कितना होता है, kg/ग्राम होता है 1000 होता है। मीटर/सेंटीमीटर कितना होता है, 100 होता है। ठीक, सेकंड/सेकंड का 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही होगा। ठीक है, 1 एक ऐसा है कि जिसकी पावर कुछ भी हो तो 1 होगा। जैसे लिख दिया 1 की पावर -2, ये भी 1 होगा, 1 की पावर 1, ये भी 1 होगा, 1 की पावर 10, ये भी 1 होगा। और तो और सबसे गड़बड़ ये है कि 1 की पावर 0, ये भी 1 होता है। तो 1 की पावर कुछ भी होगी, जो भी आएगी उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ देखो N2 की वैल्यू कितनी निकल आई स्टूडेंट, ये 30, ये 20 मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है। यानी हमारा जो फार्मूला निकला स्टूडेंट, देयरफॉर 1 न्यूटन = आ गया 10⁵ डाइन। ओके स्टूडेंट, यानी 1 न्यूटन हमारा जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा B लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर B, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी/ग्राम, कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट्स। ठीक है, यहाँ देखो लेटेंट हीट लिखा है 80 कैलोरी/ग्राम लिखा है। ठीक है, अब इसको अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको CGS यूनिट मान लेते हैं कैलोरी/ग्राम को, और इसको MKS में कन्वर्ट करते हैं और उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें एक हमें कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ता है।
ठीक है। और वो फैक्टर है, पहले सबसे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है 4.18 जूल। कहीं कहीं इसको क्वेश्चन में कभी कभी 4.2 दे देते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। हमें इसी का यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है, इसी का हमें यूज करना। पहले हमारा गिवन हुआ, ठीक, गिवन हमारा है N1 इज इक्वल टू 80, ये 80 दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूला हमारा क्या आएगा यहाँ देखिए, फार्मूला हमारा आएगा N2 इज इक्वल टू N1, ब्रैकेट में देखो स्टूडेंट, ऊपर कैलोरी होगी और कन्वर्ट हमें करना है SI में, तो SI में कैलोरी जूल में लिखा जाएगा, वो हमने यहाँ जूल बता दिया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, कैलोरी के लिए हम क्या लिखें Q लेते हैं, ठीक, ऊष्मा हीट, और जूल के लिए हम लोग W लेते हैं वर्क, ठीक। यानी ये हो गया, यहाँ से जो फार्मूला बनता है हमारा Q इज इक्वल टू JW बनता है, इसका यूज हम लोग इस फार्मूले में डायमेंशन में कर रहे हैं, ठीक। दूसरा पार्ट हमारा है, इधर है ग्राम, ठीक। तो ग्राम के लिए हमारी जो यूनिट होगी स्टूडेंट उसको भी ध्यान रखिएगा। ग्राम किलोग्राम है तो ऊपर आएगा M1 और नीचे आएगा M2, केवल डायमेंशन से डिफरेंस ये दोनों हैं केवल, ठीक है, इतना। और इसकी पावर -1 है क्योंकि नीचे पर ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। वैल्यू रख के और इससे निकालिए, जो है इस फार्मूले से निकालिए। अब N2 हमारा क्या आ जाएगा देखिए, N2 इज इक्वल टू N1 हमारा कितना है, N1 हमारा 80 है, ठीक। ऊपर हमारा आ गया कैलोरी या जूल आ गया, कैलोरी अपर जूल हो गया, ठीक। इधर क्या आ गया, ऊपर है ग्राम, यहाँ लिखा है ग्राम, और नीचे SI में करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, और पावर होगी -1, ठीक है। ये हमारा 80 हो गया, ठीक, इनटू कैलोरी अपान जूल, यहाँ से कन्वर्ट कर लो, 4.18 हुआ, और ग्राम अपान किलोग्राम का हुआ, ठीक, 1/1000 हुआ ना, और इसकी पावर -1 हुई, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 80 इंटू 4.18 इंटू 1000 हुआ, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 हुआ 4, 8 4 जा 32, 133, ठीक। 0.2 प्लेस पर आ रहा, एक जीरो लगा के ऐसे आ रहा, इंटू 1000 हुआ। अगर इसको हम ऐसे लिखें स्टूडेंट 3.344, ठीक, तो हमने 3 जीरो यहाँ का 2 यहाँ का 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो हमारे फार्मूले से रिजल्ट आया वो आया 80 कैलोरी पर ग्राम, इससे रिजल्ट क्या आया 80 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू होगा 3.34 इंटू
4 है, उसको क्यों हम छोड़ें, अब जहाँ छूटेगा तो है ये इंटू 10⁵ SI में आ जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस। 2 में हमने पहले में आपको बताया कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। फिर हमने आपको बताया कि कैसे हम वन सिस्टम की यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अब तीसरा देखिए, यहाँ थर्ड यूज लिखा हुआ है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जो 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर वेरीज हैं, निर्भर करती हैं, उनके बीच हम लोग कैसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, यानी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेते हैं और यूज करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे, और इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। पहला, द विस्कस फोर्स एक्टिंग on a freely falling ball in a viscous liquid depends upon coefficient of viscosity eta of the liquid, radius of the ball small r, and terminal speed v of the ball. Derive the formula for viscous force F एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, अब इसको देखो स्टूडेंट, जो जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हैं उनमें हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट फार्मूला। ठीक, हमने मान लिया कि फार्मूला ऐसा है। ठीक है, कैसा है फार्मूला? एफ हमारा है, देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल ही लगाएंगे। ईटा हमारी फिजिकल क्वांटिटी पहली है, ईटा। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी है रेडियस आर, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी इसमें है टर्मिनल स्पीड वी। अब देखो स्टूडेंट, अब इनमें किस पर कितनी पावर है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर लेट कर लेते हैं ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, और ए बी सी को भी यहाँ डायमेंशन ही लिखते हैं। ठीक, वेयर ए बी सी, ए बी एंड सी आर डायमेंशंस। ठीक है, अब ये किनकी डायमेंशंस हैं? ईटा की है, आर की है, वी की है। अब इसमें हम लोग ए और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई होगी, जिसका फार्मूला निकालना, जैसे एफ़ का फार्मूला निकालना तो एफ़ को लेफ़्ट साइड में करेंगे, बाकी फिजिकल क्वांटिटी जो भी दी होंगी लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और उन पर पावर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी रख के निकाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर वही सिस्टम अपनाएंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में तो फोर्स होता है, फोर्स है यहाँ विस्कस फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड वाली देखने वाली होगी स्टूडेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, इसकी डायमेंशन हमने आपको बताई थी पीछे, वो होती है एम
एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। ठीक, ये हमारी डायमेंशन हुई किसकी, ईटा की, और इसकी पावर ए हुई। और दूसरा आर है, आर हमारी लेंथ होती है, रेडियस होती है, इसकी डायमेंशन है बी। तीसरी डायमेंशन हमारी है वेलोसिटी है, टर्मिनल स्पीड है, एल टी टू द पावर -1 है, और इसकी पावर है सी। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसको निकालिए, देखिए एम इधर और कोई नहीं है तो एम हो गया, और इसकी पावर यहाँ कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक है, फिर एल देखिए, एल टू द पावर यहाँ -a हुआ। ठीक, एल की पावर कितनी हुई, यहाँ से देखिए -a, यहाँ से हुई +b, यहाँ से हुई +c, तो a + b + c हुई। टी टू द पावर इधर हुआ -a, इधर हुआ -c। ठीक, अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई। ये हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन, इसको इक्वेशन 2 हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन, दोनों कंपेयर कर दो। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आप जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों से उसी से देखो स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड में m टू द पावर 1 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ m टू द पावर a है, तो a = क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, दूसरा यहाँ देखिए क्या आ गया, l टू द पावर यहाँ 1 है, और यहाँ है -a + b + c = 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा ये है 3, और ये हो गया 4। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारा क्या दिया है, तीसरा यहाँ टी टू द पावर -2 है, यहाँ -a -c = -2 है। ठीक, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, a = 1 इसमें रख दो, तो ये हो गया -1 -c -2 हो गया। 1 इधर करोगे तो आ जाएगा c = 1 आ जाएगा। हमें a मिल गया और c मिल गया। अब a और c की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दो जो है। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक, जब इक्वेशन 4 में इसको रख दोगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखो क्या है, -a है तो a = 1 हो गया, तो -1 हो गया। b हमें पता नहीं है, प्लस का b हो गया। c हमारा कितना है, 1 है, तो प्लस का 1 हो गया, और इधर हो गया 1। ठीक, इधर देखिए 1 - 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, b = हो गया 1। ठीक, ये 1 दोनों कैंसिल हो गए, इधर के b बचा, इधर 1 बचा। अब देखो स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखिए, देखिए कितना आया स्टूडेंट, f = आ गया, ईटा टू द पावर 1
r टू द पावर 1 v टू द पावर 1, यानी f प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी आ गया। देखो स्टूडेंट, डायमेंशंस जो फार्मूले डिराइव होंगे वो यहीं तक डिराइव होंगे, ये हम आपका रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल हटता है तो वो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, और इस प्रोपोर्शनल का डायमेंशंस कोई रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी लिखते हैं, ठीक। यहाँ जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट आता है 6 पाई। ये जो इक्वेशन हमारा आया 5, यही आपका आंसर है। आप यही आंसर लिखेंगे, आप इसके नीचे वाले की कोशिश में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जब ये प्रोपोर्शनल यहाँ से हटता है तो 6 पाई कांस्टेंट आता है। दिस इज स्टोक्स लॉ, दिस इज स्टोक्स लॉ, ठीक। ये स्टोक का नियम है, स्टोक्स लॉ है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर बी, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब m, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l and the acceleration due to gravity small g. Derive the formula for time period of simple pendulum, ठीक है। आपको टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। अभी जैसे हमने पीछे बताया बिल्कुल सेम आप वैसे करेंगे, ठीक है। लेट फार्मूला इज, ठीक। मान लिया हमने फार्मूला हमारा है, क्या है, टी हमारा है प्रोपोर्शनल टू, इसमें लिखा मास ऑफ द बॉब m टू द पावर a लेंगे, ठीक। दूसरा लिया है इस इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो l लिया हुआ है, l टू द पावर b लेंगे। और तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g टू द पावर c लेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। वेयर ए बी सी आर डायमेंशंस, वेयर ए बी एंड सी आर डायमेंशंस, ठीक। अब फिर वही सिस्टम अपनाएंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी, इधर टाइम पीरियड टी है केवल, ठीक है। लेकिन इधर मास वगैरह दिया है और टाइम भी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, ठीक। केवल t है, t टू द पावर 1 है, 1 लिखते नहीं इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ में ज़रूरत पड़ती है ना कंपेयर करने पर, तो m टू द पावर 0 हुआ, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 हुआ, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन में देखिए, इधर हमारा पहला कौन है, मास है, ठीक। तो मास की डायमेंशन m होती है और m टू द पावर ये हो गया। दूसरा हमारा लेंथ है, l है ना लेंथ, तो l होती है l टू द पावर b हो गया। तीसरी डायमेंशन हमारी g है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी डायमेंशन होती है l t टू द पावर -2, और इसकी पावर हो गई c, ठीक। अब इसी से आगे निकालिए, इज इक्वल टू m टू द पावर a हुआ, और l टू द पावर कितना आया, यहाँ l टू द पावर b हुआ, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे c होगा, तो b प्लस c हो जाएगा,
टी टू द पावर, इधर तो टी है नहीं, केवल इसी में है, अब सी का मल्टीप्लाई होगा, टी टू द पावर -2c हो गया। ठीक। अच्छा, ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया ये, और ये हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। अब देखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे डायमेंशन और निकालेंगे। m टू द पावर a है और m टू द पावर 0 है, तो a = 0 आ गया हमारा। ठीक। दूसरा क्या है हमारा, l टू द पावर 0, यहाँ b + c है, तो b + c = 0 हो गया। ये इक्वेशन 4 आ गई। तीसरा हमारा क्या है, t टू द पावर -2c है और इधर हमारी पावर 1 है, इससे c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। अब c की वैल्यू 4 से ले लो, यहाँ रख दो जो है। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन में क्या है, b, अब प्लस है c प्लस, और c की वैल्यू कितनी है, -1/2 = 0। ठीक। अब यहाँ देखो, इससे क्या निकल के आया स्टूडेंट, इससे b की वैल्यू निकल आई हमारे समझ से। b = कितना हो गया, b = 1/2 आ गया प्लस का। इधर देखो प्लस माइनस का, इधर आया माइनस, इधर कर दिया तो 1/2 इधर प्लस का आ जाएगा। a हमें पता चल गया, b हमें पता चल गया, c हमें पता चल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक। इक्वेशन 1 यहाँ है, इसमें रखिए। तो हमारा फार्मूला क्या बना, t ∝ बना, m टू द पावर 0 हो गया, l टू द पावर 1/2 हो गया, g टू द पावर -1/2 हुआ। ठीक। m टू द पावर 0 का 1 होता है, और जो 1/2 पावर होती है दोनों का रूट हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा g, यानी यहाँ से जो निकला हमारा t ∝ √l/g आएगा। ठीक। g की पावर यहाँ माइनस है, नीचे करेंगे तो प्लस होगी, और 1/2 दोनों का, दोनों रूट में है। ठीक। ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक। आप यहीं तक लिखेंगे, जब अगर कहीं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर वगैरह का, तो t ∝ √l/g होता है। ठीक है। आप देखो, जहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं वहाँ कांस्टेंट आता है, तो इसमें आप तो जानते हैं t = 2π कांस्टेंट आता है, √l/g, ये हमारा फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, और ये आंसर होता है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस की लिमिटेशन क्या है। यहाँ देखो स्टूडेंट, पहली जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो कांस्टेंट की है। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फार्मूलेज। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फार्मूले कैन नॉट बी कैलकुलेटेड by dimensional method। ठीक है। अभी हमने आपको बताया, जब हमने एक फार्मूला बताया f = 6π η/v।
ठीक, तो ये जो 6 पाई है कांस्टेंट वैल्यू, इसको डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, या अभी हमने बताया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ये जो 2 पाई है इसको डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी फार्मूले में जो कांस्टेंट है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब 1/2 ये जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते डायमेंशन से। तो पहली तो ये लिमिटेशन के बाहर हो गया है। एन एक्सप्रेशन related to 4 or more than 4 fundamental quantity cannot be derived by dimensional method। ठीक है, जिस व्यंजक में, जिस फार्मूले में 4 या उससे अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही होंगी, वो जो है डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं हो सकते। नंबर 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल नॉन वेरिएबल्स cannot be explained by dimensional method। नंबर 4, ये 3 तो मेन है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या जो लॉग फंक्शन है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल जैसे ई वाले जो होते हैं, ई एक अलजेब्रिक कांस्टेंट होता है, हमने बताया था पहले आपको। ठीक, तो ई जो अलजेब्रिक कांस्टेंट हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो नॉन वेरिएबल हैं, ये सब नॉन वेरिएबल हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं डायमेंशन से। अच्छा, इसके अलावा देखो एक चीज़ और है स्टूडेंट, कि ए फिजिकल क्वांटिटी cannot be identified by dimension।
ठीक, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे देखो इधर देखो स्टूडेंट, एल हमारी एक डायमेंशन है, ठीक है। ये डायमेंशन हमारी एक तो डिस्टेंस की होती है, ठीक, एम्पलीट्यूड की होती है, ठीक, वेवलेंथ की होती है। अब ये सब लेंथ ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो ये एल जो यहाँ लिखा है ये डायमेंशन इनमें से किसकी लिखी है ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। जैसे एक और डायमेंशन देखो, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये डायमेंशन है। ये डायमेंशन है प्रेशर की, ठीक। इसके अलावा मॉडुलस की है ये, ठीक है। ठीक, स्ट्रेस की डायमेंशन है। अब यहाँ जो डायमेंशन लिखी है हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ ये प्रेशर के लिए यूज हुई है, या हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए यूज हुई है या ये स्ट्रेस के लिए यूज हुई है, ठीक है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, एक ही डायमेंशन एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी यूज हो सकती है। ओके।